नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। क्या एमपी में चुनाव का सिक्का टॉस के लिए उछाले गए सिक्के की तरह गिरा नहीं बल्कि खड़ा हो गया? हालांकि व्यक्तिगत तौर पर मेरा आकलन ये नहीं कहता। मेरा आकलन तो कहता कि इस बार यहां की बने चाहे वहां की बने, लेकिन बनेगी कंप्लीट मेजॉरिटी वाली सरकार। लेकिन जिस तरह की आशंकाएं बीजेपी और कांग्रेस के खेमे में फैल रही हैं, उसे देखकर लगता है कि दोनों बहुत मुतमईन तो नहीं हैं अपनी कंप्लीट मेजॉरिटी को लेकर। बीजेपी अपने परिवार से दूर गए लोगों को भी शुभकामनाओं के संदेश भेज रही है। कांग्रेस भी उन संभावनाओं को टटोल रही है जिनके साथ उसका गठबंधन हो सकता है, चाहे वो इनके अब बचे भी हों या नहीं। तो क्या प्रेमचंद गुड्डू, अंतर सिंह दरबार, शेखर चौधरी सहित कुछ नाम नतीजों के वक्त कांग्रेस के काम आएंगे, या हर्ष सिंह चौहान, भगवती चौरे, केदारनाथ शुक्ला जैसे नाम बीजेपी के काम आ सकते हैं? खबर यह भी है कि बीजेपी ने प्लान बी भी तैयार कर रखा है। यह भी खबर आ रही है कि यदि मुकाबला नजदीकी रहा तो चार्टेड भी रेडी रहेंगे, जिनमें निर्णायक भूमिका रखने वाले विधायकों की सशुल्क छुट्टियां प्लान की जाएंगी। फिर किसी दूसरे राज्य के रिसोर्ट की रौनक बढ़ेगी क्या बालाघाट जैसे समर्पण भाव रखने वाले कुछ कलेक्टर और भी हैं जो किसी एक पार्टी विशेष के लिए नजदीकी मुकाबले में कोई कमाल करने के लिए तत्पर रहेंगे? सबसे बड़ा सवाल यही कि चुनाव का ऊंट आखिर किस करवट बैठेगा। बहुतेरे सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए। तो क्या वाकई एमपी का चुनाव फंसा हुआ है? किसी भी एक दल को यहाँ बहुमत नहीं मिलने वाला? क्या कांग्रेस और बीजेपी दोनों का खेल निर्दलीय और उन्हीं की पार्टी के बागी बिगाड़ेंगे? ये सवाल इसलिए कि बीजेपी ने बागियों निर्दलियों की खैर खबर लेना शुरू कर दी। खबर यह है कि दीपावली की शुभकामनाओं का आदान प्रदान भी हुआ है, यानी उन लोगों से भी संवाद हुआ है जिनके बारे में कड़ा निर्णय बीजेपी चुनाव के वक्त ले चुकी है। हालांकि कैमरे के सामने दावा तो बीजेपी यही कर रही है कि हमें कोई जरूरत नहीं होगी क्योंकि पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाएगी। नहीं, देखिए, जो बागी थे उनको निष्कासित कर दिया गया, उनके ऊपर संगठनात्मक कार्रवाई कर दी जा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी वर्तमान स्थिति में 150 से अधिक सीटें जीत रही हैं। ये सारी चिंता करने का काम कांग्रेस को करना चाहिए। कांग्रेस भी उन स्थानों की लिस्टिंग करा रही है जहां कड़े मुकाबले की उम्मीद है। कई जगह बसपा भी कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकती है। चूंकि बसपा घोषित तौर पर विपक्ष के गठबंधन इंडिया में शामिल नहीं है, इसलिए कांग्रेस को यह पता है कि यदि नंबर गेम में वो और भाजपा दोनों पिछड़े तो बसपा भाजपा के साथ ही जाएगी। इसके अलावा कांग्रेस उन जिलों के अधिकारियों पर भी नजर रखी हुई है जिनके ऊपर उसने फूल छाप अधिकारी का बिल्ला चिपका रखा है। दरअसल क्लोज फाइट में बड़ी भूमिका रिटर्निंग अधिकारी की भी हो जाती है और पोस्टल बैलेट की भी। ये और बात है कि कैमरे के सामने बीजेपी की तरह कांग्रेस का भी दावा यही है कि उसे कोई तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं है। कोई इतने सारे बागी हैं नहीं जितना माहौल बनाया जा रहा है, और ये भारतीय जनता पार्टी इस तरह की अस्थिरता का वातावरण बनाने की कोशिश कर रही है। और जो है भारतीय जनता पार्टी को कोई भी खेल करने का अवसर नहीं मिलेगा। और जो अन्य पार्टियों ने जहाँ पर चुनाव लड़ा है तो ऐसी जो है सारी सीटें 10 सीटों के अंदर सिमट जाएंगी जो पहले भी थीं। तो इससे कोई अवसरों पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। लड़ाई सीधी कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, और बीजेपी जो है 80 से 90 सीटों पर सिमट रही है। वैसे पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी नजदीकी मुकाबले में हारी थी और यदि कोई कसरत करती तो तोड़फोड़ करके उस वक्त भी सरकार बना सकती थी, लेकिन कहीं छीछा लेदर न हो जाए इस डर से उसने प्रयास बहुत सीमित किए। इस बार बीजेपी ऐसी कोई उदारता नहीं दिखाएगी। यदि मुकाबला नजदीकी हुआ तो बीजेपी का प्लान भी बिल्कुल तैयार है। तो करिए इंतजार 3 दिसंबर तक का और उसके बाद होने वाले खेला का। ब्यूरो रिपोर्ट, DSTV। तो सबसे पहले उन खास मेहमानों का मैं आपसे परिचय करा दूं जिनके साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं संतोष गौतम, ये उपाध्यक्ष मीडिया सेल कांग्रेस के। संतोष जी का बहुत बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान हैं अजय धवले, विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं बीजेपी के। अजय जी का बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, रमेश शर्मा जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं संतोष जी से। तो संतोष जी, मतलब आप ये मान के चल रहे हो कि 80-90 सीटें बीजेपी की आएंगी और बाकी सब कुछ आपके पास पहुंच जाएगा और कोई ज्यादा तोड़ फोड़ करने जैसी नौबत आएगी ही नहीं?
देखिए प्रवीण जी, जो भी व्यक्ति इस वक्त जमीनी सच्चाई को अंदाजा लगा सकता है, वो साफ देख रहा था कि इस बार 150 से अधिक सीटें कांग्रेस की आना है। अभी मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के जो मीडिया चीफ हैं आशीष अग्रवाल जी, वो कह रहे थे कि 150 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आएंगी। तो 300 सीटें तो है नहीं मध्य प्रदेश में। तो इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बाद जब पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी 110 का आंकड़ा नहीं छू पाई थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी ऐसे कौन से काम कर दिए हैं, पटवारी भर्ती घोटाला और पोषण आहार घोटाले को छोड़ के, कि भारतीय जनता पार्टी इतनी आशान्वित है। महाकाल लोक तक को जिन्होंने नहीं छोड़ा, वो फिर से आशान्वित है कि कमलनाथ जी की सरकार जो जनमत से चुनी गई थी, उसको गिराने के बाद भी, इतने षड्यंत्र करने के बाद भी मध्य प्रदेश की जनता के पास ऐसा कौन सा उनके लिए मोटिवेशनल पॉइंट है कि वो भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिस योजना के बल पर वो सोच रही है कि फिर से वो सत्ता के आंकड़े को छू सकती है, निश्चित रूप से वो लाडली बहनाएं भी नाराज हैं कि 18 वर्षों तक हमारी याद इनको नहीं आई, जब एनसीआरबी की रिपोर्टों में लगा। अब तो सर वोट की गुंजाइश है नहीं, अब तो ठीक है। एक बार निश्चित अजय जी को इन कर लेते हैं। अजय जी को, आपको मोटा मोटा आपसे समझ लिया कि क्यों आपको ज्यादा इत्मीनान है। अजय जी, क्यों व्यर्थ में आप लोग ये सब जो प्लानिंग है, प्लान बी तैयार कर रहे हो? ये कह रहे हैं कि हम कंप्लीट मेजॉरिटी में आएंगे, नौबत ही नहीं आएगी आपको कुछ करने की। जी प्रवीण जी, भारतीय जनता पार्टी का कोई प्लान भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत मिलने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक मैंडेट के साथ में 5वीं बार मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। आप देखिए, मध्य प्रदेश ने जो एक बीमारू टाइप वाला राज था, आज वो स्वर्णिम मध्य प्रदेश बना, ये भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में हुआ है। एक विकसित मध्य प्रदेश जो बना है, भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में हुआ है। तो हमें उन मध्य प्रदेश की 5.5 करोड़ जनता जो वोटर थी, उन पे भरोसा है। उन्होंने जन आशीर्वाद जो दिया है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को दिया है, इसलिए हमें भरोसा है। मेरे कांग्रेस के ऊर्जावान प्रवक्ता मीडिया सेल के उपाध्यक्ष संतोष जी बहुत ही ऊर्जावान भाषण दे रहे हैं, लेकिन आज ऊर्जावान भाषणों की आवश्यकता नहीं है। आज जनता ने अपना फैसला दे दिया है। ईवीएम 3 दिसंबर को खुलेंगे और आपको 3 दिसंबर को जो इतिहास रचने जा रहा है मध्य प्रदेश, वो दिखेगा। गुजरात के बाद मध्य प्रदेश ने एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी का जो मॉडल सेट किया जाए, वो मध्य प्रदेश की जनता देखने जा रही है, देश की जनता देखने जा रही है। देखिए, पहले कहा जाता था कि सरकारें एंटी इनकम्बेंसी की वजह से बदली जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश अपने आप में एक ऐसा उदाहरण रहा है और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में एक ऐसा उदाहरण स्थापित किया है कि जब जब विकास के मुद्दे पे चुनाव हुए, विकास के मुद्दे पे वोट मांगे गए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुन के आई है। आप 2018 का भी उदाहरण, तो 2018 में भी कांग्रेस को कोई पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, 114 सीटें भरी मिली थी, लेकिन उन्होंने विश्वासघात और वादाखिलाफी जो अपने लीडरशिप के साथ में की, अपने नेताओं के साथ में की, अपने विधायकों के साथ में की, अपने कार्यकर्ताओं के साथ में की, सरकार गिर गई। तो सरकार गिर गई। अजय जी, आऊंगा मैं तीसरे मेहमान को इन कर लेता हूं। रमेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। शर्मा साहब, मैं व्यक्तिगत तौर पर, मैंने कहा भी कि व्यक्तिगत तौर पर, हालांकि मैं भी अभी ये नहीं मान रहा हूं कि कोई फंसेगा चुनाव, लेकिन इन दोनों की तैयारी देख के फिर एक बार लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं इन पे इनपुट हो। व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता है कि शायद कंप्लीट मेजॉरिटी यहां आए चाहे वहां आएगी। आपका अभिमत इस पूरे मसले में क्या है? देखिए प्रवीण जी, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। मेरा जो पूर्वानुमान है वो भी ऐसा ही है कि जिस किसी को भी आएगी वो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आएगी। जैसा कि 2018 में जोड़ तोड़ की ज़रूरत पड़ी थी, वैसी जोड़ तोड़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब एक आश्चर्यजनक बात इस बार के अनुमानों की है। मीडिया में मैं जितनी जगह भी बात हुई लोगों से, लगभग सब लोग पूर्ण बहुमत की सरकार को कह रहे हैं। ये ठीक है, कुछ लोगों ने भाजपा के पक्ष में राय बनाई है, कुछ ने कांग्रेस के पक्ष में बात बनाई, लेकिन पिछले 3 दिनों से कुछ भविष्यवाणियां ऐसी आ रही हैं जिन्होंने 3 भविष्यवाणियां, एक तो आज एक संत की भविष्यवाणी मैंने सुनी, एक भविष्यवाणी 2 दिन पहले एक भोपाल के एक बड़े ज्योतिषाचार्य की, और एक भविष्यवाणी टैरो कार्ड वालों की। उन्होंने बहुमत तो कांग्रेस को कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि सरकार ज़्यादा नहीं चलेगी। तो ये जो भविष्यवाणी आई है, इस भविष्यवाणी से ऐसा लगता है कि यदि सरकार किसी ने भी बनाई है और अगर वो ज़्यादा न चलने की बात आ रही है, तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं बहुमत में कोई ना कोई कसर होगी। तो इसलिए मुझे जो लग रहा है, एक काम तो दोनों राजनीतिक दल हर चुनाव में करते थे कि चुनाव वोटिंग होने के बाद और रिजल्ट होने के बीच में वो सारे उम्मीदवारों से संपर्क करके वो सूचियां बनाते थे कि कौन कौन ने ठीक से काम नहीं किया, भीतरघात किया नहीं किया या किया है। और 2 प्रकार की सूचियां बनती थी। एक तो वो है कि जिन्होंने विद्रोह तो कर दिया लेकिन बाद में चुप होकर बैठ गए, और एक वो होते थे जिन्होंने आखिर तक विद्रोह किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। तो ये तो दोनों पार्टियां हमेशा करती थी, लेकिन इस बार ये तीसरी बात जो हो रही है कि जो 20-22 लोग थोड़े प्रभावशाली हैं अलग अलग जगहों पर, उनसे दोनों पार्टियां संपर्क कर रही हैं। शुभकामनाएं
प्रोग्राम के दौर चल रहे हैं भाई, मैंने दिवाली की शुभकामनाएं उस दिन दी जा रही है जो देव उठनी 11 के दिन। कुछ लोगों के पास एक इसी का जवाब ले लेते हैं एक बार संतोष जी से। निश्चित रूप से तो वो संपर्क किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो संतोष जी, ये आप लोगों को अगर मान लीजिए जो आप कैमरे के सामने कह रहे हैं वही इनपुट है कि कहीं कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर क्यों छोटे छोटे मसले पे ध्यान देना कि क्या डीएम गड़बड़ी कर सकते हैं? क्यों इस बात पे ध्यान देना कि बसपा या हमारे बागी कहाँ से जीत रहे हैं? फिर इत्मीनान रहिए, लंबी तान के सोइए, 3 तारीख के दिन उठ जागिए कि भाई अब तो गवर्नमेंट बन गई हमारी। नहीं प्रवीण भाई, आपने बहुत अच्छी बात कही। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, लेकिन उसके साथ हम एक पुराने राजनीतिक दल है और हर परिस्थिति पर नजर रखना और परिस्थितियों के अनुसार निपटना हमारा राजधर्म है। और हम ये निश्चित रूप से मानते हैं कि बालाघाट की जो घटना है वो कोई छोटी घटना नहीं है। ये इंडिकेशन है कि भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है और उसके विरुद्ध हम अगर पूरी तरह से मुस्तैद नहीं रहे तो आज जो छोटा खेला कर रहे हैं कल ये बड़ा खेला भी करने में सक्षम है, और ये पहले करते आए हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मुस्तैद है और हमारी मुस्तैदी के कारण ही वहां 2 अधिकारी निलंबित हुए। लेकिन हमारी मांग अभी भी है कि जो सर्वाधिक जवाबदार व्यक्ति है वहां का डीएम यानी कि गिरीश मिश्रा जी, उनको निलंबित किया जाए। वरना यह तो साफ है कि अगर एक कलेक्टर को निलंबित नहीं किया गया तो अन्य जो कलेक्टर हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इस तरह की गतिविधियां कर सकते हैं। चूंकि ये तो सत्ता की मलाइयां खाते आए हैं नेताओं के साथ मिलकर। जो जिले के कलेक्टर होते हैं, जिले के जो प्रतिनिधि हैं जो कलेक्टर के रूप में, वो भारतीय जनता पार्टी के वसूली एजेंट बने हुए थे 15 साल तक, 18 साल तक। निश्चित रूप से जो यहाँ पे भ्रष्टाचार की उगाई करके मंत्रियों और मुख्यमंत्री तक पहुंचाई है, तो निश्चित रूप से ओब्लाइट है उनके द्वारा। तो हमारा ये परम कर्तव्य है कि हम उन पर नजर रखें, और ये साफ है कि अगर हमने उन पर दबाव नहीं बनाया तो भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि आश्वस्त हो आप जीत करिए। अजय जी, आप लोगों के कॉन्फिडेंट होने की वजह कहीं डीएम तो नहीं है? ये कह रहे हैं कि भाई बहुत सारे डीएम आपने, हालांकि डीएम होंगे भी तो कुल जमा 52 या 53 जिन जिलों में है, तो क्या इतने सब सेट कर लिए आपने कि भाई हमारी सरकार बना देना? और क्या ये संभव है? कांग्रेस जी, प्रवीण जी, कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है और देश की सत्ता में बहुत बड़ा भागीदार भी रहा है। 50 वर्षों से अधिक इन्होंने शासन किया है, लेकिन आज भी इनको संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं है। भारतीय निर्वाचन आयोग के तहत पूरी की पूरी प्रक्रिया हो रही है, उसकी निष्पक्षता के साथ में चुनाव कराए, और 75 वर्षों से निर्वाचन आयोग निष्पक्षता से के साथ चुनाव कराते आया है। उस जमाने से भी कराते आए जब मतपेटियां लूट ली जाती थी। कांग्रेस का वो दुशासन का और कुशासन का काल तो बालाघाट में जो सस्पेंशन हुआ गलत हो गया आपको लग रहा है तहसीलदार और एसडीएम का? जी, हम कह रहे हैं कि अगर किन अधिकारियों ने गलती की है तो निर्वाचन आयोग अपनी प्रक्रिया के तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई करेगा। लेकिन आज निर्वाचन आयोग को कटघरे में खड़ा करना, ये लोकतंत्र के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, उनकी निष्पक्षता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। अगर उन लोगों ने गलती की है तो निर्वाचन आयोग ने कार्रवाई की है, आपको कार्रवाई का समर्थन करना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हो कि पूरे के पूरे डीएम, अभी इनके कुछ एक इनके पूर्व मंत्री है, उन्होंने कहा है कि कल की कैबिनेट ही साबरडोज करने के लिए बुलाई गई है। तो कांग्रेस की ये ऊंची राजनीति से कब बाज आएगी कांग्रेसी? देखिए, मध्य प्रदेश की जनता ने ईवीएम में अपना फैसला दे दिया है, और मध्य प्रदेश की जनता ने जिनको मैंडेट देना था वो दे दिया है। अब तो राजनीति करने से बाहर आइए, लोकतंत्र के मैंडेट को स्वीकार कीजिए, जनता के साथ में खड़े हुए। जनता आपको कभी ना कभी आशीर्वाद दे देगी, लेकिन इस बार जनता ने आपको आशीर्वाद नहीं दिया, इसलिए अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों पर प्रश्न चिन्ह उठाना या आपके जैसे लोकतंत्र के दल को शोभा नहीं देता। शोभा नहीं देता। एक बार रमेश जी को, संतोष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आऊंगा, पहले रमेश जी को कर लेते हैं। सर, पिछले बार अगर मैं गलत नहीं हूं तो 42 के आसपास सीटें ऐसी थी जहां जीत का अंतर 5000 से कम था। 10 से ज्यादा सीटें ऐसी थी जो 1000 के अंतर से भी जहां बिल्कुल हार जीत का फैसला हुआ। इतनी क्लोज फाइट में क्या डीएम, मतलब जो रिटर्निंग ऑफिसर है, वो कुछ खेल करने की स्थिति में होता है? आप अपने सुदीर्घ अनुभव के आधार पर ऐसा समझते हैं या नहीं? देखिए, इतने क्लोज अनुभव में भी कोई गड़बड़ करने की स्थिति में कोई डीएम कभी नहीं होता। एक जमाने में जो थोड़ी बहुत गड़बड़ी अगर होती भी थी, वो जमाना चला गया। जब वो मतपेटियां लूट ली जाती थी या उनमें एसिड डाल दिया जाता था, वो जमाना चला गया। जब से ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन आई है वोटिंग की, इसमें गड़बड़ी की संभावना मान करके चलिए कि दशमलव के बाद 9, 0 और 1 इतनी कम रहती है। और थोड़ी बहुत अगर कहीं कुछ संभावना हो सकती थी तो वो डाक मतपत्रों में होती है। और डाक मतपत्र कभी इतने नहीं होते कि वो हार जीत का फैसला कर सके। एक आध किसी सीट पर, 2 सीट पर कभी हो गया तो हो गया। तो कुल मिला के यद्यपि जो बालाघाट में हुआ है ये बिल्कुल गलत हुआ है और ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर किसी वजह से मान लीजिए अनजाने में, अज्ञानता में हो भी गया है तो कार्रवाई तो होनी ही चाहिए उस पर, लेकिन उसको इतनी गंभीरता से लिया भी नहीं जाना चाहिए। मैं नहीं समझता कि इस समय जो
चूंकि हर चीज में तो कैमरे लगे होते हैं, कैमरों के सामने आजकल सब बात होती है। अगर पेटी खोली गई है तो वहां भी कैमरा लगा हुआ है। तो कुल मिलाकर के कैमरे के सामने सारा का सारा खेल होता है। उसमें मुझे तो गड़बड़ी की चांस बिल्कुल नहीं दिखती। यद्यपि बालाघाट में गलत हुआ है, मगर गड़बड़ी के लिए गलत हुआ है, इसकी थोड़ा सा सोच समझ करके ही हमको राय बनाना चाहिए। एक बार संतोष जी को इन कर लेते हैं, वो जवाब भी देना चाह रहे थे और मैं उसमें एक एड ऑन कर देता हूं संतोष जी। वो ये है कि इस पूरे मसले को लेके जिस तरह से आप लगातार आरोप भी लगा रहे हैं कि भाई ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तो आपने विधिवत ट्रेनिंग वेनिंग दे रखी है ना भाई? अगर मैं गलत नहीं हूं तो अभी कभी हाल फिलहाल में ही आपने ट्रेनिंग दी थी अपने लोगों को कि कैसे मॉनिटर करना है। शानदार, बहुत ही अच्छी बात की है प्रवीण जी आपने। हमने ट्रेनिंग दी है, तभी तो हमने पकड़ा ना कि ये जो प्रक्रिया चुनाव आयोग को 2 तारीख को अपनाना थी, 2 तारीख को 3 बजे के बाद, वो 27 नवंबर को कैसे मतपत्र खोले गए, ये हमारी जो चौकन्नी राजनीति है, इसी के कारण तो ये हुआ, इसीलिए पकड़ा है। और हमारी अनुभा मुंजारे जी जो वहां से कैंडिडेट थी, वो 14-15 तारीख से शिकायत कर रही थी कि कम से कम 6 विधानसभा क्षेत्रों में 100 जो ईवीएम्स हैं वो इधर की उधर हुई हैं, लेकिन उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया गया वहां के कलेक्टर द्वारा। और वहां के कलेक्टर ने जो कि 2 तारीख को मतपत्र खोले जाने थे, 27 नवंबर के खोले जाने का भी संज्ञान नहीं लिया। उसके बाद एक और कांग्रेस की तरफ से शिकायत आई है कि वहां सीसीटीवी और लाइटें सब बंद कर दी गई थी कल। तो मैं समझता हूं कि ये गंभीर आरोप है, इसको केवल बहुत छोटी सी घटना के रूप में नहीं देखा जा सकता। और जैसा कि भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे कि चुनाव आयोग जो निष्पक्ष होता है, पिछली बार का अनुभव बताता हूं आपको प्रवीण जी। 2018 में जब चुनाव के परिणाम आ रहे थे, कई जगह हमारे कैंडिडेट जीत चुके थे 1000-1500 वोटों से, लेकिन जिले के जो निर्वाचन अधिकारी थे यानी कलेक्टर, उनको प्रमाण पत्र जीत का जारी नहीं कर रहे थे। और जब कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के संज्ञान में ये बात आई तो उन्होंने वहां पे कलेक्टरों से बात की और उन्होंने बोला कि हाँ हम दे रहे हैं। उसके बाद उनको प्रमाण पत्र दिए गए। तो ये क्या कारण है कि कलेक्टर इस तरीके की घटनाएं करते हैं? तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और चुनाव आयोग पूरी तरह से हर जगह निष्पक्ष होता है, ऐसी भी बात नहीं है। जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। अजय जी आपकी बात खारिज कर रहे हैं, वो अजय जी आपकी बात खारिज कर रहे हैं संतोष जी, और उनको अभी भी आशंका है कि आपने प्रशासनिक जो मशीनरी है उसे सेट करके रखा हुआ है। देखिए प्रवीण जी, ये कोई प्रादेशिक दल ये बात बोलता तो वो लाजमी होता, लेकिन कांग्रेस जैसा दल जिसने देश पे 50 वर्षों तक शासन किया है और 50 वर्षों तक इन्होंने चुनाव भी जीते हैं, आज ये कह रहे हैं कि निर्वाचन आयोग बायस होता है, तो ये शोभा नहीं दे रहा इनको। वास्तव में देखिए, मध्य प्रदेश में चुनाव बहुत ही निष्पक्षता से संपन्न हुए। कहीं 1-2 जगह की घटनाएं अगर छोड़ दी जाए, बालाघाट की घटना में वास्तव में उन लोगों ने, अगर जिन लोगों ने गलतियां की वो सस्पेंड भी हो चुके, तो हम लोगों को चुनाव आयोग के साथ में खड़ा होना चाहिए। अब जो बात आ रही है 3 दिसंबर की बात आ रही है कि 3 दिसंबर के बाद में होने क्या वाला है, तो मध्य प्रदेश की जनता ने, मैं पहले भी कहा कि मध्य प्रदेश की जनता ने अपना सुन लेते हैं, फिर वो आपके टर्न में बोलेंगे तो शोर जैसा लगेगा। संतोष जी सुन लेते हैं, हाँ बोलिए अजय जी बोलिए। मैंडेट का सम्मान होना चाहिए। आज आप देखिए, अधिकारी कर्मचारी भी एक व्यक्ति होते हैं, वो भी एक इंसान है। आप उनको भी अगर इंतजार से प्रेशराइज करोगे, लेकिन निर्वाचन आयोग बिना पूरी तरह निष्पक्षता के साथ काम कर रहा है। आज अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ में आप चिट्ठी वायरल कर रहे हो कि हम उनकी लिस्ट बना लीजिए, उनकी सूची बना लीजिए। तो आप जो व्यक्ति निष्पक्षता के साथ काम करने की इच्छा रखता है, सूचियां तो दोनों तरफ से बनती है, सूचियां दोनों तरफ से बनती है। भाई अमित शाह जी भी आए थे, उन्होंने भी कहा था शिवराज जी को, और वो बड़ा वायरल भी हुआ था वो बात कि लिस्ट बनाइए टाइप का। एक बार रमेश जी को इनकर लेते हैं। प्रवीण जी बोल दीजिए। प्रवीण जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोकतंत्र में विश्वास करती है, संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करती है। कांग्रेस यद्यपि आप देखिए ये मुद्दा, ठीक है, तीसरे मेहमान को इन करूंगा, माफ कीजिए रमेश जी को इन करता हूं। रमेश जी, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, इन जयस, इनका कोई आप देखते हैं कि 3 तारीख को हम इन पर कोई तवज्जो देने लायक स्थिति में रहेंगे क्या? क्या है आकलन आपका? नहीं, मेरा आकलन है कि थोड़ा बहुत अगर किसी को मिल भी गया तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका इनकी रहने वाली नहीं है, और सब मिलकर के 10 के अंदर ही रहेंगे। निर्दलीय भी एक आध कोई अगर आ भी गया, बसपा का तो एक आधी उम्मीद लग रही है, सपा की भी 1-2 की उम्मीद लग रही है, आम आदमी एक आधी जगह थोड़ा सा काम कर रही है, जीतती है कि नहीं जीतती। मुझे लग रहा है कि ये सारे के सारे दोनों सारे मिलकर के 10 के अंदर रहेंगे, और जो कुछ भी फैसला होना है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच होना है। अच्छा, और ये कई जगह माने ये इस रोल में रहेंगे क्या कि वोट काट दें, मतलब उनके कारण या तो बीजेपी जीते या कांग्रेस जीते?
हाँ, ये निश्चित रूप से ये बात सही है। मेरे हिसाब से करीब 14-15 सीटें ऐसी हैं जिन 14-15 सीटों पर ये जो विद्रोह हो रहा है या तीसरी शक्ति खड़ी है वो परिणाम को इधर से उधर कर देगी। जो मतलब तो जैसे उदाहरण के लिए मैं महू का ही दूं, जो आपने चूंकि नाम भी लिया था, तो महू में अगर बाय द वे वो नहीं होते, कांग्रेस का विद्रोह नहीं होता, कुछ और परिणाम की संभावना थी, उनके विद्रोह होने से कुछ और परिणाम की संभावना है। जैसे मान लीजिए बड़नगर की सीट ही है, तो तो इसी तरीके से कुछ सीट ऐसी हैं जिसके अंदर परिणाम इधर से उधर हो सकता है, जैसे रीति पाठक वाली सीट भी है। तो कुछ सीटें ऐसी हैं जिसके कारण तीसरी शक्ति या विद्रोह परिणाम को इधर से उधर कर सकता है। निश्चित रूप से राकेश जो खड़े हुए हैं रुस्तम सिंह जी के लड़के, वो हाँ, जहाँ वो राकेश सिंह भी वहां पर प्रभावशाली उम्मीदवार हैं। अगर वो खुद ना भी जीते तो मान करके चलिए कि संभावित रिजल्ट को बदल देंगे वो। तो ये कई सीटें इस तरीके से ऐसी हैं। ठीक है, संतोष जी इन कर लेते हैं। ये इसकी मोटी मोटी बात जो शर्मा साहब की बात से निकल के आई वो ये आई कि भाई ठीक है, आप इन्हें शेर मत मानिए, पाव तो हैं, जहां जाएंगे सवा शेर कर देंगे। तो फिर कुछ प्लान भी अगर मान लीजिए ऐसा नेक टू नेक हुआ तो प्लान भी है ना रेडी आपके पास? नहीं, देखिए प्लान भी तब किया जाता है जब हमको जीत पे विश्वास नहीं है, ऐसा लग रहा है कि हम कांटे की टक्कर में है। निश्चित रूप से यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश की जनता के बीच था। तो ईडी की ताकत, सीबीआई की ताकत, इनकम टैक्स की ताकत, इनकी जितनी एजेंसियां हैं, सबकी ताकत मिलकर भी मध्य प्रदेश में 150 से अधिक सीटों से कांग्रेस को रोक नहीं पाएगी। और आज तक क्या हुआ, इन्होंने जहां जहां हमारी पास में सीटें आती गई, गोवा में लोकतंत्र का इन्होंने खेला कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की दुहाई दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इन्होंने गोवा में सरकार गिराई ईडी और सीबीआई और तमाम एजेंसियों के द्वारा। इन्होंने कर्नाटक में हमारी सरकार पहले गिराई। इन्होंने अभी अजीत पवार को डराकर 70,000 के घोटाले का आरोप लगाकर वहां पर उनको अपनी वॉशिंग मशीन में सफेद कर लिया। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो षड्यंत्रकारी चरित्र है यह देश की जनता के सामने बेनकाब हो चुका है। इसलिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात और उसकी दुहाई न दिया करें। भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह की जैसे लोगों की पार्टी से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के पालन की हमें कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश में हम इसलिए आश्वस्त हैं कि जनता अपना फैसला सुना चुकी है और निश्चित रूप से हम बाउंड्री पर नहीं रहेंगे। जवाब अजय जी, जनता फैसला चुना चुकी है, ये बेहद इत्मीनान है इन्हें कि बाउंड्री में तो नहीं रहेंगे ये। देखिए, हम भी यही कह रहे हैं प्रवीण जी कि मध्य प्रदेश की जनता ने अपना जनादेश दे दिया है, मैंडेट ईवीएम में कैद हो चुका है, तो जनता पे भरोसा रखना चाहिए। अब बात कर ली, ये लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। 1975 में आपातकाल लगाने वाली पार्टी लोकतंत्र की दुहाई दे रही है। 1992 में भाजपा की चुनी हुई सरकार गिराने वाली पार्टी लोकतंत्र की दुहाई। नेहरू जी का भी बताइए, नेहरू जी का भी जिक्र करिए। कितनी बार आप नेहरू जी का भी जिक्र करिए, जरूरी है। सरकार नेहरू जी का नाम सुन लीजिए संतोष जी, सुन लीजिए, आपके वक्त में मौन रहते हैं। चुनी हुई सरकारें गिराने का पाप आप लोगों ने किया है, तो आप हमें लोकतंत्र की बात मत बताइए। भारतीय लोकतंत्र को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे से देखा है और हम शून्य से खड़े हुए आज विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बने। तो आपसे लोकतंत्र अमित शाह के नेतृत्व को भी देखा, अमित शाह के लोकतंत्र को भी देखा हमने। अमित शाह आपकी योग्यता नहीं है अमित शाह जी के बारे में बात करने की, आपकी योग्यता नहीं है अमित शाह जी के बारे में बात करने की। एक सारी सरकार देश के छोड़ बने, किसी का दरबारी नहीं है अमित शाह जी। आपकी योग्यता नहीं है अमित शाह जी के बारे में बात करने की। जब आपराधिक चरित्र के लोग देश के गृह मंत्री बन जाते हैं, ये उनकी योग्यता का सर्टिफिकेट नहीं होता है। ये किस्मत के द्वारा बैठे हुए लोग हैं। यदि देश के गृह मंत्री बन जाए तो सिखों की हत्या करवाई है। 1984 के दंगे भूल गए क्या आप? कमलनाथ जी ने सिखों की हत्या करवाई है पूरी दुनिया में। ठीक है सर, तीसरे मेहमान को कर लेता हूँ, तीसरे मेहमान को कर लेता हूँ। पर्याप्त वक्त दिया मैंने दोनों को। एक बार रमेश शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। रमेश शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। रमेश जी, अगर मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सवाल है, लेकिन चूंकि आप बहुत विद्वान और वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं तो ये पूछा जाना चाहिए आपसे तो जरूर। यदि मान लीजिए बीजेपी आई तो सीएम का चेहरा कौन? कांग्रेस में तो लगभग तय है, कांग्रेस आई तो कमलनाथ, या उनमें भी कुछ फेरबदल आप देखते हैं? ये दोनों पे बात कर लेते हैं। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आती है तो कोई अगर नया चेहरा आ जाए तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। उसका कारण अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की जो नीति आई है, जैसे उत्तर प्रदेश में जब योगी जी को लाए थे तो किसी को कल्पना नहीं थी कि योगी जी आ सकते हैं, या हरियाणा में जो चेहरा लेकर के आए, या गुजरात में जो चेहरा लेकर के आए पूर्ण बहुमत में। हाँ, तो निश्चित रूप से ये जो उत्तरांचल में पिछली बार जो नया चेहरा लेकर के आए थे, तो मोटे तौर पर मान करके चलिए कि यदि यहाँ भी जिस तरीके से उन्होंने शिवराज जी का नाम पीछे किया है
तो उससे इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर वो यदि शिवराज जी, यद्यपि एक आकलन मेरा ये भी बनता है कि लोकसभा चुनाव तक शिवराज जी को ना बदला जाए, और अगर बदला भी जाएगा तो कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण दायित्व उनको मिलेगा, लेकिन अगर वो नया चेहरा ले आए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। एक बार इन कर लेते हैं हम संतोष जी को फिर से। संतोष जी, आपके यहाँ अगर हुआ तो हाइपोथेटिकल सवाल ही है तो तीसरा, कि अगर हुआ तो ये तय है ना कि कमलनाथ जी ही सीएम होंगे? 200% हमारा चेहरा कमलनाथ जी थे, हैं और रहेंगे। कमलनाथ जी अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं 3 दिसंबर को। और कोई ये जो टकराव की बात आती है दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी के बीच, कोई टकराव नहीं, कोई टकराव नहीं। दिग्विजय सिंह जी ने खुद कहा है कि सरकार आई तो चेहरा कमलनाथ होंगे। अजय जी, आपका रिमार्क है? जी, भारतीय जनता पार्टी ने कलेक्टिव लीडरशिप के तहत ये चुनाव लड़ा और निश्चित रूप से बहुमत आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की कलेक्टिव लीडरशिप आपको मध्य प्रदेश में दिखेगी। नहीं तो कोई अभी चेहरा माने इस तरह से आपको ये भी तो आकलन करोगे ना आपके, भाई मान लीजिए कोई चेहरा नहीं है। देखिए भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने प्रवीण जी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने सामूहिक नेतृत्व के साथ ये चुनाव लड़ा है। हर चुनाव अपने आप में एक स्ट्रेटेजिकल चुनाव होता है। भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव इस स्ट्रेटेजी के तहत लड़ा कि हमारी सामूहिक नेतृत्व हो, और सामूहिक नेतृत्व की वजह से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है। तो निश्चित रूप से आपको मध्य प्रदेश में भी चेहरा भी उसी तरह दिखे। संतोष जी, सामूहिक थे चूंकि ये लोग, इसलिए इनको उम्मीद है कि इनको फायदा होगा। आप कह रहे हो ना कि इनके खिलाफ था माहौल, इनका ही कहना है चूंकि सामूहिक थे तो फायदा होगा। दरअसल प्रवीण जी, ये अपने उस चेहरे के साथ जाना ही नहीं चाहते थे। जिस चेहरे ने मध्य प्रदेश को बर्बाद किया है उसके साथ जाना ही नहीं चाहते थे, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है कि अपना चेहरा नहीं पेश कर पाए। मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह जी की बात कर रहे हैं संतोष जी, मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह जी की बात हो रही है संतोष जी। अरे छोड़िए ना, और नेहरू जी तक मत जाइए, और पाकिस्तान और तमाम सांप्रदायिकता ये भी विषय ले आएंगे थोड़ी देर में। कहां नेहरू जी और कहां अब कहां इन आरोपों के लिए वजह बता, माफ कीजिए मैं जाना चाह रहा था शर्मा साहब के पास, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन ये जो आपने स्टूडियो में देखा, ये दावे हैं, इन दावों का एक अंश कितना सही कितना गलत कल शाम तक आपको पता लग जाएगा जब एग्जिट पोल आ रहे होंगे। अमूमन एग्जिट पोल कुछ हद तक सच्चाई के करीब होते हैं, हमेशा सही होते हैं ये तो मैं नहीं कहूँगा, कुछ हद तक सच्चाई के करीब होते हैं। तो एक अंश आपको तब मिल जाएगा और क्लियर कट आपको पता चल जाएगा 3 तारीख को। तो बहुत ज़्यादा वक्त इसके लिए है नहीं। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।